गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सामाजिक विचार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य और श्रम विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं, तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है सिलेबस की, जिसमें आज हम आत्महत्या का अध्ययन करते हैं। तो इमाइल दुर्खिम ने जो है आत्महत्या को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन का दुखद अध्याय है। व्याधिकीय दशाओं के लिए भी सामाजिक परिस्थितियाँ ही उत्तरदायी हैं। समाज ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। वही व्यक्ति को नैतिक आधार पर संयमित और अनुशासित करती है। जब समाज की शक्ति एवं नियंत्रण व्यक्ति पर शिथिल हो जाता है तो आत्महत्या की दर प्रभावित होती है। दुर्खिम कहते हैं कि पूर्ण रूप से गोपनीय और व्यक्तिगत क्रियाओं में भी सामूहिक वास्तविकता व्यक्ति को प्रभावित करती है। दुर्खिम का जो ग्रंथ है आत्महत्या, वो 3 भागों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत पहले भाग में उन्होंने आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी है। और ग्रंथ का जो प्रथम भाग है, इसमें दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। इस भाग के पहले अध्याय में मनोविकृतियों, दूसरे अध्याय में प्रजाति और पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं, और तीसरे अध्याय में प्राकृतिक परिस्थितियों, और चौथे अध्याय में अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना की है। दुर्खिम ने पागलपन, मद्यपान, अन्य मनोविकारों, प्राकृतिक पर्यावरण का आत्महत्या के साथ इस संबंध के रूप इस संबंध के जो संबंध है वो इस रूप में स्वीकार किया है कि ये सभी सामाजिक कारकों की शक्ति से निश्चित होते हैं। तो दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। इन्होंने इसी भाग में आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं: एमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या। यानी चौथा प्रकार भी है, जिसको कुछ विद्वान जो है घातक आत्महत्या कहते हैं। और ग्रंथ के तीसरा जो भाग है उसमें 3 अध्याय हैं। इस भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आत्महत्या दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें इन्होंने आत्महत्या की सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करके व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन की श्रेष्ठता को ठोस आधार प्रदान किया है। दुर्खिम ने इसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय पद्धति, प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया है सफलतापूर्वक। इसमें सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विवेचन भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आत्महत्या की जो इमाइल दुर्खिम के अनुसार परिभाषा है उसके साथ साथ हम उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने बताया है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम यानी मृत्यु को वह जानता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वालों की स्वयं की क्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है। मृत्यु उसी की क्रिया का परिणाम है। इस आधार पर जो है आत्महत्या की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जो निम्न हैं। पहला है, ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती हैं। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है। दूसरी विशेषता है, आत्महत्या की एक विशेषता है कि व्यक्ति अपनी इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। तीसरी विशेषता है आत्महत्या की, वह यह है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। और चौथी विशेषता है, आत्महत्या पूर्व निश्चित के साथ साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। दुर्खिम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को प्रकट करने के लिए यूरोप के 11 देशों फ्रांस, इंग्लैंड, बल्गेरिया, डेनमार्क, सैक्सोनी आदि के आंकड़ों के आधार पर अपने मत की पुष्टि की है। दुर्खिम ने आत्महत्या के नाम से जिस सामाजिक तथ्य की
प्रकृति को समझाया है वह आत्महत्या की दर है, जो आत्महत्या की पृथक पृथक होने वाली घटनाओं से अलग अपने में पूर्ण, स्वतंत्र और निश्चित संख्यात्मक घटना है। अब हम अध्ययन करेंगे आत्महत्या के कारणों का, कि समाज में ऐसे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करने को विवश होता है। तो दुर्खिम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, प्राकृतिक, सामाजिक अनेक कारणों का उल्लेख किया है, किंतु मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक दशाओं को आत्महत्या की वास्तविक प्रेरणा ये नहीं मानते हैं, जिनमें सबसे पहले दुर्खिम ने असामाजिक कारणों में मनोजैविकीय कारणों का उल्लेख किया है। तो मनोव्याधिकीय अवस्थाएं और आत्महत्या, जो पहला बिंदु है आत्महत्या के कारण का। तो मनोव्याधिकीय जो कारण हैं उनमें पहला है पागलपन और आत्महत्या। दुर्खिम ने पागलपन को एक ऐसी बीमारी बताया जो किसी समाज में तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी होती है। भिन्न भिन्न समाजों में इस रोग की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। इस पागलपन वाले बिंदु के अंतर्गत उपबिंदु हैं मनोव्याधि की अवस्थाओं में, जो इसमें पहला है आत्महत्या एक उन्माद है। दूसरा है उन्माद के परिणाम के रूप में ही आत्महत्या जो है समाज में दिखाई देती है। इस मत के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति प्राय पागल होते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं करता है। और इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है उन्माद से संबंधित आत्महत्या का। वो उसमें 4 प्रकार बताए हैं। उन्मत्त आत्महत्या, दूसरा है विषादपूर्ण आत्महत्या, तीसरा है सम्मोहित आत्महत्या और चौथा है आवेगात्मक आत्महत्या। अब ये पागलपन वाला मनोवैज्ञानिक पहला कारण था। दूसरा है स्नायु दोष और आत्महत्या। इसका तात्पर्य है कि स्नायु दोष या नाड़ी दुर्बलता भी एक मानसिक व्याधि है। मानसिक विकृतियों की अवस्थाओं को स्नायु दोष कहा जाता है। जब स्नायु तंत्र पर गहरी चोट लगती है या कोई कठोर मानसिक पीड़ा होती है तो कष्ट का अनुभव होता है। स्नायु दोष का रोगी छोटी सी घटनाओं से उत्तेजित हो जाता है और अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता है। इसी प्रकार सामान्य घटना से भी अत्यधिक आनंदित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कारण है मनोव्याधि के कारण में मद्यपान और आत्महत्या। कुछ लोग मद्यपान को आत्महत्या कारण मानते हैं। मद्यपान को पागलपन का ही एक रूप कहा जा सकता है। शराब पिए हुए व्यक्ति का मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता, अतः वह आत्महत्या कर बैठता है। किंतु दुर्खिम ने फ्रांस में आत्महत्याओं की संख्या मद्यपान के अपराधियों की संख्या की तुलना तो विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इन दोनों में कोई सहसंबंध नहीं होता है। इसलिए कुछ विद्वान जो है मद्यपान को आत्महत्या का कारण नहीं मानते हैं। पहला मनोव्याधिकीय कारण था, मनोव्याधिकीय अवस्थाएं जो आत्महत्या का कारण था। दूसरा है मनोजैविकीय कारक या और आत्महत्या। इसके अंतर्गत इमानुएल दुर्खिम ने कुछ उपबिंदुओं का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत 2 उपबिंदु हैं मनोजैविकीय कारक में। पहला है प्रजाति और आत्महत्या और दूसरा है पैतृकता और आत्महत्या। इसके बाद हम तीसरा मनोजैविकीय कारक के बाद अध्ययन करेंगे। तीसरा कारण है भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि भौगोलिक दशाएं भी जो है व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। भौगोलिक कारकों में जलवायु और तापमान से आत्महत्या का संबंध जोड़ा जाता है। जैसे पहला बिंदु है जलवायु और आत्महत्या। एक समाजशास्त्री हैं मोर्सेली, वो कहते हैं कि समशीतोष्ण जो होता है मौसम, उसमें उस जलवायु में आत्महत्याएं सबसे अधिक होती हैं, यानी गर्मी में। अतः यह आत्महत्या करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। किंतु दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्याएं तो सभी प्रकार की जलवायु में होती हैं। मौसमी तापमान और आत्महत्या। जलवायु के बाद आता है दूसरा मौसमी तापमान। इसका तात्पर्य है कि ऐसा मौसम आत्महत्या की प्रेरणा देता है जिसमें आकाश अंधकारपूर्ण हो, तापमान बहुत कम हो, नमी अधिक हो। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने वाले की प्रकृति स्वयं दुखी और निराश दिखाई देती है। निराशा से भरा वातावरण व्यक्ति के मन में विषाद उत्पन्न करता है और वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने विभिन्न देशों के तापमान और आत्महत्या में अप्रत्यक्ष संबंध बताया है। वे कहते हैं विभिन्न देशों का तापमान आत्महत्या का अध्ययन जो है थर्मामीटर के परिवर्तन और आत्महत्या के परिवर्तन में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है अनुकरण का सिद्धांत। उसका परीक्षण 2 आधारों पर किया गया है। इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या के लिए अनुकरण के सिद्धांत का परीक्षण किया और उसमें 2 प्रकार के कारक बताए। पहला है आत्महत्या की संक्रामक प्रकृति और दूसरा है आत्महत्या का भौगोलिक वितरण और अनुकरण। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आत्महत्या के प्रकारों का। इमानुएल
दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है, जिनमें पहली है अहमवादी आत्महत्या, दूसरी है परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी है आदर्शहीन और चौथी घातक आत्महत्या। प्रमुख रूप से उन्होंने 3 ही आत्महत्याओं का प्रकार किया है, उल्लेख किया है। तो अहमवादी आत्महत्या जो है उसका सबसे पहले उल्लेख करेंगे। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बोझिल मन दुखी होता है। वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतृप्त रहता है जब सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबद्ध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है या समाज में संगठन या एकीकरण का अभाव होता है, तो व्यक्ति अपने आप को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। अहमवादी आत्महत्या का प्रमुख कारण उन सामाजिक समूहों का असंगठन और विघटन है जिनका व्यक्ति सदस्य होता है। यदि समूह संगठित है तो उसके सदस्यों में एकता के भाव पाए जाएंगे और समूह के नियम और आदर्शों का पालन किया जाएगा। इसके विपरीत यदि स्थिति में समूह में असंगठन और बिखराव और विघटन उत्पन्न होता है, व्यक्ति का समूह और स्वयं के प्रति लगाव समाप्त हो जाता है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। तो समूह जितना दुर्बल होगा, व्यक्ति की उस पर निर्भरता भी उतनी ही कम होगी। एमाइल दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम होगी, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर भी अधिक होगी। इस प्रकार व्यक्तिगत अहमवाद और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। दूसरा प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है, वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता हो, तो व्यक्ति की हर क्रिया को जो है निर्देशक जो है समाज हो। व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। जब प्रोफेसर जो है O.P. वर्मा ने परार्थवादी आत्महत्या का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से बताया कि जब समाज के एकीकरण इतना अधिक मजबूत होता है कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता, तब वह उसे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है। केवल समाज ही उसकी प्रतिक्रिया का निर्देशक होता है। वह यंत्र की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि, विचार के प्रति पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि तथा सामूहिक हित का अनुसरण करता है। इस स्वभाव में जो आत्महत्याएं की जाती हैं उन्हें दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया है, क्योंकि इनके लिए आत्महत्या करने वाले का व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निराशा और व्यक्तिगत उद्देश्य उत्तरदायी नहीं है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य दूरी समाप्त हो जाती है। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते थे। सती प्रथा, जौहर आदि भी इस प्रकार की आत्महत्याएं हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह या आत्मनाश की स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना या गंगा के पानी में कूद पड़ना, जापान की हराहारी प्रथा आदि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। सियोस निवासी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद पुष्पमाला पहनकर समारोह पूर्वक विषपान करके जीवन का अंत कर लेते थे। गोल और हवाई द्वीपों में मुखिया की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी व सेवक भी आत्महत्या कर लेते थे। इन सब उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि वृद्ध या रोगी, सैनिक, साधु, सन्यासी और सेवक आदि आत्महत्या करना अपना सामाजिक दायित्व समझते थे। समाज की शक्ति और सामाजिक दायित्व उन्हें आत्महत्या की प्रेरणा देते थे। अब हम अध्ययन करेंगे कि आदर्शहीन आत्महत्या क्या है। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता, आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा और या अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। उससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकट के समय में या पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता।
उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद चौथी प्रकार की जो आत्महत्या है, इस जो आदर्शहीन आत्महत्या है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के बिंदु जो है मजदूर ने स्पष्ट किए हैं। पहला है आर्थिक संकट और आत्महत्या, यानी व्यक्ति जब आर्थिक परेशानी में होता है, तो आर्थिक संकट बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। और दूसरा है वैवाहिक जीवन। दुर्खिम कहते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ही आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैधव्य संकटपूर्ण दशा है। पति या पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता आ जाती है। विधवा या विधुर नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। यही बात पृथककरण, परित्याग, विवाह विच्छेद की स्थिति पर भी लागू होती है। इस कारण यह नहीं है कि वैधव्य, परित्याग, विवाह विच्छेद आत्महत्या का कारण है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही इसका कारण है। तलाक का अर्थ है वैवाहिक नियंत्रण का समाप्त हो जाना। तलाक के कारण पृथक होने के बजाय व्यक्ति आत्महत्या का चयन करता है। इसके बाद चौथे प्रकार की आत्महत्या आती है, वो है घातक आत्महत्या। तीन प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खिम ने एक ऐसी आत्महत्या का भी उल्लेख किया है जिन्हें वह घातक आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता, कठोर नियम पालन आदि हैं, जिनसे तंग आके व्यक्ति जो है स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जब कोई युवक अपने स्वतंत्र वासना पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रहने को बाध्य करता है, तो यह मजबूरी ही उसे आत्महत्या की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार से संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे पर पुरुष से संसर्ग की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार से दास लोग भी अपने मालिक के अत्याचारों और शोषण से तंग आकर जो है कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्याओं के कुछ प्रकार बताए हैं। अब आता है आत्महत्या से निवारण के उपाय क्या हैं, जिससे समाज में जो है व्यक्ति बच सके। तो दुर्खिम ने आत्महत्या की व्याधि की घटना मानकर इसके निराकरण के उपाय पर भी विचार किया है। पहला है कठोर दंड की व्यवस्था की जाए जिससे लोग आत्महत्या न करें। दूसरा है शिक्षा के प्रचार प्रसार से आत्महत्या की दर कम की जा सकती है। तीसरा है उपाय अहमवादी और आदर्शहीन आत्महत्या के निवारण के लिए दुर्खिम समूह में संगठन की पुनर्स्थापना और निरंतरता का सुझाव दिया है, जिससे समूह में नियंत्रण की शक्ति में वृद्धि हो और व्यक्ति अपने को समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करे। चौथा उपाय है दुर्खिम ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए तलाक की छूट बंद कर देने का भी सुझाव दिया है। तलाक का कारण स्त्री पुरुष में असमानता और असामंजस्य है। इन्हें रोकने के लिए स्त्री पुरुष को समान रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। इसके बाद पांचवा उपाय है आधुनिक युग में आत्महत्या में वृद्धि का एक कारण व्यक्ति की इच्छाओं की असीमित वृद्धि तथा नैतिक पतन है। अतः आत्महत्या रोकने के लिए इच्छाओं को सीमित किया जाए एवं नैतिकता में वृद्धि की जाए। और छठवां उपाय इमाइल दुर्खिम ने बताया है कि सभ्य समाज में आत्महत्या में वृद्धि का कारण नवीन व्याधिकीय परिस्थितियां हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए। इसके लिए वे व्यावहारिक समाजशास्त्र से सहयोग का सुझाव देते हैं। इस प्रकार इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत जो है उसके समाजशास्त्र चिंतन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन है। आत्महत्या नामक जो पुस्तक है उसके माध्यम से दुर्खिम ने तथ्यात्मक समाजशास्त्र का शिलान्यास किया है। निराशा, मानसिक दुर्बलता, पैतृक दोष आदि व्यक्तिगत कारणों को ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था, किंतु दुर्खिम ने तार्किक आधार पर सभी प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया और उनके स्थान पर समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है।